30 दिसंबर 2007 के दिन केरल के एक बैंक में भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती को अंजाम दिया गया। दोस्तों, इस डकैती में केरल ग्रामीण बैंक से लगभग 10 करोड़ की कीमत का सोना और कैश चुराया गया था। 31 दिसंबर 2007 की शाम केरल के मलप्पुरम जिले के चेलम्बरा नाम का एक छोटा सा कस्बा अचानक पूरे देश में सनसनी का केंद्र बन जाता है। हालांकि भारत के इतिहास में कई बड़ी बड़ी डकैतियां हुई हैं, लेकिन इस डकैती ने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। रातों रात में लुटेरे बैंक से 10 करोड़ रुपए लेकर चंपत हो गए और वहीं सुराग के नाम पर पुलिस के पास उंगलियों के निशान तक नहीं थे। था तो बस बैंक की फ्लोर पर बना एक छेद और दीवार में लिखा एक नारा, और वो नारा था जय माओ। दोस्तों, पुलिस ने इसी एंगल से तहकीकात की और केस उलझता चला गया। आखिर में पुलिस के हाथ लगा एक फोन नंबर, जिससे पता चला कि पुलिस जिसे नक्सली समझ रही थी वो असल में खुद को धूम मूवी का जॉन अब्राहिम समझता था। दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। आइए हम आपको बताते हैं इस लूट को किसने अंजाम दिया, कैसे अंजाम दिया और कैसे पकड़ा गया। इस कहानी की शुरुआत होती है बाबू नाम के एक इंसान से। दोस्तों, बचपन में एक बार उसने दिवाली पर पटाखों की दुकान से कुछ पटाखे चुरा लिए और ये जुर्म की दुनिया में बाबू का पहला कदम था। आगे चलकर भी उसका यूं ही छोटी मोटी चोरियां करने और जेल में आना जाना लगा रहा। एक बार बाबू जेल में बंद था और उसी दौरान बाबू की मुलाकात हुई सिब्बू नाम के एक शख्स से। दोस्तों, बाबू ने सिब्बू को अपना सपना बताया और उसका सपना था कि एक दिन वो बहुत बड़ी चोरी करेगा और उसके बाद एक मस्त जिंदगी बिताएगा। जेल से निकलकर बाबू के सपनों में एक लड़की ने दखल दिया। उसे अनीता नाम की एक लड़की से प्यार हुआ और उससे शादी भी कर ली। दोस्तों, अनीता के पिता अमीर थे, इसीलिए बाबू की जिंदगी आराम से कटने लगी। शादी के बाद बाबू ने कुछ छोटी मोटी नौकरियां की और एक पत्रिका का एडिटर बन गया और कुछ समय गांजा भी बेचा। दोस्तों, इसी दौरान एक बार उसकी मुलाकात दोबारा सिब्बू से हुई। सिब्बू ने उसके सोए हुए सपने को दोबारा जिंदा कर दिया और दोनों के बीच कई मीटिंग्स हुई, जिसमें दोनों पैसे कमाने के लिए अलग अलग तरीकों के बारे में सोचते थे। अंत में तय हुआ कि अमीर बनने के लिए बैंक लूटना सबसे मुफीद तरीका होगा। दोस्तों, ये आइडिया उन्हें धूम मूवी देखते हुए आया था। इसके बाद दोनों ने इलाके में मौजूद कई सारे छोटे बड़े बैंकों में तहकीकात करना शुरू किया और इनकी तहकीकात रुकी केरल ग्रामीण बैंक पे। दोस्तों, इस बैंक को चुनने के दो कारण थे। तहकीकात के दौरान बाबू और सिब्बू ने पाया कि रात को बैंक में कोई गार्ड मौजूद नहीं होता था और दूसरा कारण ये था कि बैंक बिल्डिंग के दूसरे मंजिल पे मौजूद था, जिसके नीचे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। और आपको बता दें, इस रेस्टोरेंट से ही डकैती की जमीन तैयार की जानी थी, या कहें कि काटी जानी थी। बाबू और सिब्बू ने दो और लोगों को अपने साथ जोड़ा। उनके नाम थे राधा कृष्ण और उनकी पत्नी कनकेश्वरी। दोस्तों, चारों लोगों को लेकर बाबू रेस्टोरेंट के मालिक से मिलने गया। दोस्तों, हम आपको बता दें, रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर था, इसीलिए सिब्बू ने उसे ऑफर दिया वो 300 रुपए रोजाना और 50,000 पगड़ी पर रेस्टोरेंट किराए पर दे दे। दोस्तों, रेस्टोरेंट के मालिक को ये ऑफर काफी अच्छा लगा और वो तैयार हो गया। अगले कुछ दिनों तक मेज कुर्सी जैसे रेस्टोरेंट के सामान लाए गए। बाबू ने वहाँ कई सारा बिल्डिंग मटेरियल भी इकट्ठा करवाया ताकि लगे कि रेस्टोरेंट में रिमॉडलिंग का काम चल रहा है। अगले कुछ महीने तक सब कुछ सामान्य रहा। रेस्टोरेंट के अंदर तोड़फोड़ की आवाजें आती रहती, लेकिन किसी को उस पर शक ना हुआ। अंदर बाबू और उसके साथी रेस्टोरेंट की छत यानी बैंक के फ्लोर पर एक छेद तैयार कर रहे थे और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन इस डकैती को अंजाम देना था। 30 दिसंबर 2007 इस दिन संडे था, यानी छुट्टी का दिन। उस रोज बाबू बैंक के फ्लोर में बने छेद से स्ट्रांग रूम में घुसा और फिर उसने गैस कटर का उपयोग कर बैंक के लॉकर्स को काटा और वहां मौजूद सोना और कैश निकाल लिया। इसके बाद चारों वहां से फरार हो गए। अगली यानी 31 दिसंबर की सुबह रोज की तरह बैंक खुला और बैंक कर्मचारियों ने पाया कि बैंक से कैश और सोना गायब था, जिसकी कुल कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए थी। दोस्तों, खबर बड़ी थी क्योंकि ये भारतीय इतिहास में हुई सबसे बड़ी बैंक डकैती थी। इससे पहले
पहले सबसे बड़ी बैंक डकैती का रिकॉर्ड 1987 में बना था, जब खालिस्तान कमांडो फोर्स के कुछ लोग पुलिस वाले के भेष में लुधियाना में पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच में घुसे और 6 करोड़ रुपए लेके फरार हो गए। केरल में उस साल हुई बैंक डकैती देश में हुई सबसे बड़ी बैंक डकैती थी, इसीलिए हर ओर इसके चर्चे फैल गए। दोस्तों, वहीं पुलिस पर लुटेरों को जल्द से जल्द पकड़ने का प्रेशर भी था। तुरंत मलपुरम पुलिस सुप्रीडेंट पी विजयन की लीडरशिप में एक टीम बनाई गई और केस की तहकीकात शुरू हो गई। दोस्तों, शुरुआत से ही पुलिस के सामने इस केस में बड़ी मुश्किलें थी। बाबू ने बड़ी सफाई से काम को अंजाम देते हुए कोई सुराग नहीं छोड़ा था। रेस्टोरेंट या बैंक की किसी भी चीज पर हाथों के निशान तक नहीं थे, बस था तो बैंक की दीवार पर लिखा एक नारा, जय माओ। दोस्तों, मलपुरम का इलाका तब नक्सली गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। पिछले सालों में कई छोटे मोटे बैंक को नक्सलियों द्वारा लूटा जा चुका था, इसीलिए शुरुआत में पुलिस ने इस केस की जांच नक्सली एंगल से की और जल्द ही उन्हें कुछ और सुराग भी मिले। दोस्तों, पुलिस को हैदराबाद के एक होटल से कॉल आया, जहां एक कमरे से कुछ सोना बरामद हुआ था। ये सोना बैंक से ही हुए लूट का हिस्सा था। जल्द के कुछ और कॉल भी आए, लेकिन पुलिस को जल्द ही ये समझ आ गया कि ये सब जांच को बरगलाने की साजिश है। वहीं पुलिस ने जांच नए सिरे से शुरू कर दी। जिस इलाके से चोरी हुई थी उसके पास ही एक मोबाइल टावर था। पुलिस ने घटना की रात इस टावर से जाने वाली सभी कॉल्स को मॉनिटर करने का निर्णय लिया। दोस्तों, ये बहुत कठिन काम था, क्योंकि इसके लिए लगभग 20 लाख कॉल्स को सुना जाना था। कई लोगों की हफ्ते की मेहनत के बाद पुलिस को एक कॉल पर शक हुआ, जिसमें कोई बाबू नाम का व्यक्ति बात कर रहा था। इस नंबर के मालिक की पहचान भी झूठी थी। बाबू ने इस दौरान एक CDMA फोन का इस्तेमाल किया था, जिसमें सिम लगाने की जरूरत नहीं होती थी, और यही फोन बाबू के पकड़े जाने का कारण बना। दोस्तों, पुलिस ने बाबू का फोन ट्रेस करते हुए कोडिकोड में बाबू के ठिकाने का पता लगाया और उसे धर पकड़ा। उसका असली नाम जोसेफ था। दोस्तों, गिरफ्तार होते ही बाबू ने शिब्बू का ठिकाना भी बता दिया। पुलिस को पता चला कि घटना में शामिल कनकेश्वरी ने अपने पति राधा कृष्ण को छोड़ दिया है और वो शिब्बू के साथ रहने लगी है। दोस्तों, 60 दिन चले ऑपरेशन के बाद पुलिस चारों लोगों को पकड़ने में कामयाब रही और चोरी का अधिकतर माल भी रिकवर कर लिया गया। दोस्तों, इस लूट में हुई रकम से लगभग 80% वापस रिकवर कर लिया गया, जो अपने आप में एक और रिकॉर्ड था। बाबू और उसके साथियों पर केस चला। 5 साल मुकदमे के बाद कनकेश्वरी को छोड़ सबको 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। वहीं कनकेश्वरी को 5 साल कैद की सजा मिली। दोस्तों, इस दौरान बेल पर बाहर रहने वाले बाबू ने तमिलनाडु में एक गहने की दुकान में एक बार और चोरी करने की कोशिश की, जहां CCTV की मदद से उसे दोबारा पकड़ लिया गया। दोस्तों, इस केस में कमाल की बात ये भी थी कि जितना सोना चोरों ने बेचा था उसे भी रिकवर कर लिया गया, और जब तक ये सोना रिकवर हुआ तब तक उसकी कीमत काफी बढ़ चुकी थी। दोस्तों, याद कीजिए, ये चोरी 2008 आर्थिक संकट से ठीक पहले हुई थी, जिस कारण आने वाले सालों में सोने की कीमत में खूब इजाफा हुआ और बैंक ने जितना सोना खोया था उससे ज्यादा कीमत का सोना उन्हें वापस मिल गया। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप खूब प्यार दिखाएंगे। दोस्तों, हम अलविदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।